गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आर्टिकल चल रहे थे, उसमें हम लोग आज बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल्स की। टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट द बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल के विषय में आप लोगों को मालूम होगा हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं बोर एटॉमिक मॉडल के विषय में। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल बेसिकली होता क्या है, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। बोर एटॉमिक मॉडल जो है, सबसे पहली बात है कि ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? वैलिड है क्या बोर्स एटॉमिक मॉडल अप्लाइड या वैलिड ओनली फॉर वैलिड या अप्लाइड, कुछ भी लिख लो, ओनली फॉर मोनो एटॉमिक स्पीसीज। हमने स्पीसीज का मतलब क्या है समझे? किसी भी ऐसे एटम या आयंस ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी मोनो एटॉमिक नहीं, मोनो इलेक्ट्रॉनिक। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अप्लाइड ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नेमली इनके नाम। ऐसे स्पीसीज वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया है कि एटम भी हो सकता है और आयंस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसे एटम या आयंस जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, उन्हीं के पे हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है। बोर एटॉमिक मॉडल एक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे कि बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड हम लोग के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस IIT JEE और नीट में दोनों में ही आए हुए हैं। दैट्स क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें तो किसकी हो जाएगी बताइए? ये H के लिए वैलिड होगा कि नहीं होगा? H पे नंबर ऑफ एटम्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कितने होते हैं बताइए बेटा, बोलो भाई कितने होते हैं? अरे एक ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ, अप्लाइड ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है ना, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल्स है, ऐसे स्पीसीज जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके अलावा H के लिए वैलिड होगा क्या? He के लिए वैलिड होगा? नहीं, He प्लस के लिए वैलिड होगा, He के लिए वैलिड होगा, क्योंकि He का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। हमको क्या चाहिए? मोनो इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका कम करना पड़ेगा, तो ये He प्लस के लिए एप्लीकेबल है। क्या है? किसके लिए एप्लीकेबल है? He प्लस के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद अगर हम बात करें ये किसके लिए एप्लीकेबल है, क्या ये Li के लिए एप्लीकेबल है? Li का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ भाई मुझे? Li का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। तो इसका मतलब 3 में से हमको 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब ये Li के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये Li+2 के लिए एप्लीकेबल्स है। इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर Li+2। इसी तरह से अगर हम बात करें, क्या ये Be के लिए एप्लीकेबल है? क्या ये Be के लिए एप्लीकेबल है बताइए? Be का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Be का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो इसका मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल है? Be+3 के लिए। ध्यान रखिए, हमारा बोर एटॉमिक मॉडल अप्लाइड ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सबसे पहले कि अगर बोर एटॉमिक मॉडल का आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये आपको देखना पड़ेगा बोर्स के। इसका मतलब क्या हुआ? बोर से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला या कोई भी हाइपोथेसिस की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक, तो ये जरूर देख लेंगे, वहीं बात करेंगे जहां पे स्पीसीज क्या होगा? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। ये जो बोर्स ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो 1913 में दिया था। कब दिया था? 1913 में। ठीक, मतलब कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आने के बाद, ये कब दिया था? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आने के बाद इसने इसको दिया था। तो इसका मतलब इसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का भी सहयोग लिया। ठीक है ना,
तभी हम लोग उसके कहते हैं क्वांटम एटॉमिक, जैसे बोर एटॉमिक मॉडल्स में, इसीलिए हम लोग उसको बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं या क्वांटम एटॉमिक मॉडल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम एटॉमिक मॉडल्स। इसे क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम एटॉमिक मॉडल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट लिया इसने किसने किसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के सपोर्ट में, तो इसमें क्वांटम थ्योरी का भी यूज होता है। इस वजह से हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल को क्वांटम एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्वांटम एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। पहली बात कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को क्वांटम एटॉमिक मॉडल्स भी कहते हैं। ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है या क्वांटम एटॉमिक मॉडल है, वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए क्या है? वैलिड है। जब हम लोग बात करते हैं तो फिर अब क्या होगा? साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ ना कुछ अपने पॉस्टुलेट्स दिए होंगे, अपना निष्कर्ष बताया होगा, अपने पॉस्टुलेट्स दिए होंगे कि व्हाट इज दैट पॉस्टुलेट्स। बोर्स एटॉमिक मॉडल ने क्या क्या निष्कर्ष निकाला, ठीक है? पहला निष्कर्ष, उसका पहला पॉस्टुलेट क्या था? हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था? ये तो बात आपने लिख ली होगी। उसका फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या था? बताइए, पहला पॉस्टुलेट क्या था? पॉजिटिव चार्ज लियस प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ द एटम, सेंटर ऑफ एटम। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम। ये इसने कोई नई बात नहीं कही, ये बात ऑलरेडी रदरफोर्ड कह चुके थे। पता, इसने कोई ये नई बात नहीं की। ये पॉइंट जो है, क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली थी। रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी कर दी थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर करके ये बता दिया था कि एक और ये भी बता दिया था कि उस पार्टिकल जो है जिसको उसने न्यूक्लियस कहा था, उसे कहा था कि वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। किस एक्सपेरिमेंट? क्लियर हुआ मेरी बात? ये बात इसने कोई नई बात नहीं की, ये उसकी बात वही हो गई जो किसने कही थी? किसने कही थी? रदरफोर्ड ने कही थी। दैट्स क्लियर बेटा? ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या कही इसने? दूसरी बात क्या कही बताइए? दूसरी बात उसने क्या कही थी? Electrons revolve around in fixed circular path with electrons revolve around in fixed circular path, in fixed circular path with fixed energy and fixed velocity। ये फिक्स्ड सर्कुलर जो पाथ था, इस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को किसने क्या कहा? देखिए, इसमें देखिए तीन वर्ड आ रहे हैं। पहला वर्ड आया, देखिए, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, तो हमको बात करनी पड़ेगी फिक्स्ड सर्कुलर पाथ का क्या मतलब है। दूसरी बात आई फिक्स्ड एनर्जी, तो
उसकी फिक्स्ड एनर्जी का क्या मतलब है, दूसरी बात हमको ये करनी पड़ेगी। इसमें बेसिकली देखिए कि 3 वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। एक क्या रहा, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। उसको फिक्स्ड सर्कुलर पाथ क्यों कहा और उस सर्कुलर पाथ का क्या नाम दिया। दूसरी बात, इसमें फिक्स्ड एनर्जी से क्या मतलब है और फिक्स्ड वेलोसिटी से क्या मतलब है। इन सब चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा, अब इन्हीं बातों को हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। इन्हीं बातों को हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना शुरू करना पड़ेगा। कोई डाउट बेटा, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। हो गया, चलिए हम लोग बात करेंगे जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ था। एक वर्ड आया हमारा फिक्स्ड एक वर्ड आया हमारा फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इस वर्ड को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को पहले हम लोगों ने कहा, इसे हम लोगों ने सेल या ऑर्बिट कहा। पहले हम लोगों ने क्या कहा, उसको सेल या ऑर्बिट कहा। लेकिन इसको सेल और ऑर्बिट एक अधूरा वर्ड है। क्या कहा हमने, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कहा। लेकिन इस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को पहले उसने क्या नाम दिया, क्या दिया बेटा, क्या कहा उसने, इसको क्या कहा, सेल या ऑर्बिट कहा। उसको सेल या ऑर्बिट कहा इलेक्ट्रॉन जो है जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिट या सेल कहते हैं। तभी आपने देखा होगा सेंटेंसों में कहीं भी लिखा रहता कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, इस तरह का वर्ड यूज करता है, या सर्कुलर सेल वर्ड यूज करता है, वो इसी वजह से यूज करता है। ठीक, अगर वह सर्कुलर पाथ में अगर वो रिजॉल्व कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में, अगर हमारा क्या, ये हमने कहा एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, क्या घटेगा, सोचो बेटा। अगर ये सर्कुलर पाथ में अगर ये रिवॉल्व करने लगे तो क्या होगा, जैसे जैसे चलेगा उसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम डिक्रीज होने लगेगी। अगर सर्कुलर पाथ में अगर वो मूवमेंट करेगा तो टाइम टू टाइम क्या होगी, जैसे ऐसे चक्कर कर रहा है, फिर ऐसे 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 करते 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 जाकर करके इसी न्यूक्लियस में गिर जाएगा। नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। क्या होगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही सर, इसी न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं चीजें क्या होनी चाहिए, इसकी एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए। एनर्जी क्या होनी चाहिए, लॉस नहीं होनी चाहिए। जस्ट क्लियर। तभी हमने वर्ड जो यूज किया था वो क्या वर्ड यूज था, फिक्स्ड एनर्जी। क्या किया, फिक्स्ड एनर्जी। इस वर्ड को पहले हम समझते हैं फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इस पहले मैं एक्सटेंशन को इसको समझते, फिर हम इस चीज को समझेंगे किस पॉइंट पे, फिक्स्ड एनर्जी के पॉइंट पे। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ का मतलब क्या हुआ, हमारा रदरफोर्ड मॉडल जो है बोर्स मॉडल से पहले आया था। रदरफोर्ड ने ये कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में पाए जाते हैं, सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट में पाए जाते हैं या सेल में पाए जाते हैं। ये बात किसने कही थी, ये बात किसने कही थी, ये बात रदरफोर्ड ने कही थी। लेकिन इस बात में जो करेक्शन किया, उसने करेक्शन इंप्लीमेंट लेकर के आया, उसने बोर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हो। उसने कहा कि भाई जितने भी सर्कुलर पाथ होंगे, जितने भी सर्कुलर पाथ होंगे, जब हमने कहा पहला सर्कुलर पाथ, दूसरा सर्कुलर पाथ, तीसरा सर्कुलर पाथ, चौथा सर्कुलर पाथ, पांचवा, ठीक। हमारा रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे सर्कुलर पाथ में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, सारे सर्कुलर पाथ में हमको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे। दैट्स क्लियर। सारे सर्कुलर पाथ में मतलब इस सर्कुलर पाथ में भी मिलेगा, इस सर्कुलर पाथ में भी मिलेगा, इस सर्कुलर पाथ में मिलेगा, इस सर्कुलर पाथ में मिलेगा, इस कर। ये बात किसने कही, ये बात कही रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इस बात को कहा, ठीक। इस बात को किसने कहा, रदरफोर्ड ने इस बात को कहा कि जितने भी सर्कुलर पाथ होंगे सभी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे। लेकिन जो बात कही, फिर इस बात को जो है करेक्शंस किया, और इस बात को किसने कहा, हमने किसने कहा, हमने कहा बोर्स ने कहा। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सारे सर्कुलर पाथ में मिले, कोई पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ होगा या एक फिक्स सर्कुलर पाथ होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। होता क्या है, उसने कहा कि हो सकता है इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले में हो, पहले वाले में ना हो।
हो सकता है तीसरे में हो और चौथे में ना हो और पांचवें में इलेक्ट्रॉन हो। तो कहा कि कैसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस सर्कुलर पाथ में है और किस सर्कुलर पाथ में नहीं है। ठीक, क्या अब ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रॉन किस सर्कुलर पाथ में है। उसने कहा कि नहीं, रदरफोर्ड ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे सभी सर्कुलर पाथ में मिलेंगे। उसने कहा कि पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मिलेंगे। क्या होंगे? पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मिलेंगे। तो कहेंगे कैसे डिसाइड करेंगे उस सर्कुलर पाथ को? हमको कैसे पता चलेगा कि यही सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा? मैथमेटिकली कैसे डिसाइड करेंगे कि वह सर्कुलर पाथ होगा जिसपे इलेक्ट्रॉन्स हमारा मिल रहा होगा? उसने कहा भाई देखो, सबसे पहले आप क्या कर लो, उसने कहा कि आप ये देख लो कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? आप लोगों को तो आइडिया है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का आइडिया है? एंगुलर मोमेंटम की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो L इक्वल टू होता है R क्रॉस P। मालूम है बेटा क्या होता है? R क्रॉस P होता है, सभी बच्चों को मालूम है। यहां क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, ये सामने देखिए। हम किसको चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं? अभी एंगुलर मोमेंटम के विषय में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे ये न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में एक फिक्स वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा होगा। ठीक, ये इसका क्या है? रेडियस है ना बेटा? ये सिचुएशन है। अब हमारा क्या होगा? P क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। P क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। तो इसका मतलब हमारा R इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां M रखोगे M इंटू V, तो M बाहर आ जाएगा। आप लिखोगे R क्रॉस, होगा कि नहीं होगा? बताओ बेटा। अब इसका मॉड लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर नहीं आ रहा बेटा। A क्रॉस B क्या होता है? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहां पे आप देखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? M R V इंटू साइन थीटा होता है। यहां थीटा कितना है बेटा? देखो कितना है बेटा? थीटा 90 डिग्री। R और V के बीच का एंगल क्या है? किसी चीज का एंगल नापते हैं, टेल टू टेल नापते हैं। तो इसको, ये इधर जा रहा है, इसको आगे बढ़ा के इसका टेल देखोगे तो क्या होगा? अगर किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको मेजरमेंट करना है तो हम उसके एंगल को हेड टू हेड मिला करके देखते हैं या टेल टू टेल मिला के देखते हैं। जब आप इसको देखोगे तो ये हमारी वैल्यू 90 डिग्री ऑब्टेन्ड होगी। जब आपने 90 डिग्री देखा तो ये वैल्यू आ गई, क्या आ गई? इसका मतलब क्या आया सर? MRV आ गया। क्या आ गया सर? MRV। अच्छा, ये MRV की वैल्यू कांस्टेंट होगी कि अल्टर करेगी? ये MRV की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी कि अल्टर गई? पर्टिकुलर अगर किसी फिक्स ऑर्बिटल में अगर हम आ गए तो पर्टिकुलर ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? R कांस्टेंट कर दिया हमने। हम एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स। आपने कहा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट, आपने R का मान भी फिक्स किया और हमने कहा कि सर्कुलर पाथ में एक फिक्स वेलोसिटी से मूवमेंट करता है। तो इसका मतलब एक ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। नहीं समझ आया? कांस्टेंट होगा लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, क्योंकि R का मान बदल रहा है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए वो वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कहा भाई देखिए, उसने कहा कि आप किस सेल में होगा या किस ऑर्बिट में होगा अगर आप इसे पहचानना चाहते हैं तो उसने कहा कि आप जो ये हमारा क्या आ रहा? एंगुलर मोमेंटम, जहां पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या आ जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई आ जाए। जहां H को क्या कहा? प्लांक कांस्टेंट। N को क्या? सेल नंबर। ये जो N है, ये N हमारा, यही N जो है वो क्या है? सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर है। ये हमारा सेल नंबर है या क्या है? ऑर्बिट नंबर है। ये देखिए, ये आप खुद देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कांस्टेंट है, तो देखिए राइट हैंड साइड की भी वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन एक वेरिएबल टर्म्स आ गया है N। जैसे जैसे N बदलते जाओगे इधर R बदलता जाएगा।
लेकिन पर्टिकुलर अगर स्पेस देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको जस्टिफाई करना है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है कि नहीं है, तो उसमें क्या करोगे, आपको क्या देखिए, एन को हमने कहा कि दूसरे वाले ऑर्बिट में है कि नहीं है, या तीसरे वाले ऑर्बिट में है कि नहीं, तो आपने एन की वैल्यू अगर निकालना हो तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, एम आर वी अपॉन क्या आ जाएगी, एच अपॉन 2 पाई आएगी कि नहीं आएगी, बोलो बेटा। आपने देखा कि हमको चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में वो फिट बैठेगा, पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, तो आपने कहा किस ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, या पर्टिकुलर एक ऑर्बिट दे दिया, अगर हमने चेक किया कि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो आपने फटाक से न्यूक्लियस से उसके बीच की रेडियस पता कर लोगे, इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम होता है और उसकी वेलोसिटी आपको मेजरमेंट कर लोगे, तो और उसका प्लांक्स कांस्टेंट का मान मालूम होता है और 2 पाई का मान मालूम जाता है। अगर ये वैल्यू हमारे लिए क्या आ जाए, इंटीग्रल वैल्यू आ जाए, पता कि इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5, तो हम कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में हमारे लिए क्या है, प्लेस्ड है, अदरवाइज प्लेस्ड नहीं है। अब मेरी बात समझ में है ना, हमको चेक करना हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में है, तो अगर पहले ऑर्बिट में है तो स्वाभाविक है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, h अपॉन 2 पाई। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में है, अगर पहले ऑर्बिट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालो तो वो कितना आना चाहिए, वो h अपॉन 2 पाई आना चाहिए। अगर दूसरे में निकालें कि अगर दूसरे ऑर्बिट में हमने कहा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, कहेंगे सर तभी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा दूसरे ऑर्बिट में जब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स h अपॉन 2 पाई आ जाए। हमने कहा तीसरे में कब पाया जाएगा, तो कहेंगे तीसरे में सर तब पाया जाएगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम हम निकालेंगे 3 टाइम्स h अपॉन 2 पाई आ जाए। हमने कहा चौथे में कब पाया जाएगा, आप कहेंगे अब तो सर हमको समझ में आएगा, चौथे में तब पाएगा जब उसका, उसने कहा कि अगर हमको फिक्स सर्कुलर पाथ पहचानना है तो वो सर्कुलर पाथ किस हिसाब से पहचानेंगे, किस पे ना, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई में होना चाहिए। अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई में होगा तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई है, उसी ऑर्बिट में पाया जाएगा, सभी ऑर्बिट में नहीं पाया जाएगा। ठीक, इसने करेक्शन कर दिया किसकी थ्योरी में, किसकी थ्योरी में करेक्शन कर दिया, रदरफोर्ड मॉडल में उसने करेक्शन कर दिया। उसने कहा नहीं, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सभी सर्कुलर पाथ, जो न्यूक्लियस के चारों ओर जितने भी सर्कुलर पाथ हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। उसने कहा नहीं, उन्हीं सर्कुलर पाथ में पाए जाएंगे जहां पे एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा वहां पर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एम आर वी इक्वल टू एन इंटू एच बार। कहीं ये लिखा एच बार का मतलब क्या हुआ, खुद समझ में, एच बार की वैल्यू कितनी है, बोलो बेटा, h अपॉन 2 पाई। क्या है बेटा, h अपॉन 2 पाई है कि नहीं है, जिसे कहते हैं रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, h बार को क्या पढ़ते हैं, रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट। क्या पढ़ते हैं, रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। h को क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों को मालूम होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू h इक्वल टू कितना होती है बेटा, 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड, और या इक्वल टू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -27 अर्ग सेकेंड। क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आई मेरी बात की नहीं आई, क्लियर हुई। एक जो उसमें वर्ड आया था फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, तो कौन से सर्कुलर पाथ में पाया जाएगा और कौन से सर्कुलर पाथ में नहीं पाया जाएगा। दूसरी बात कि जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है उसकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ जो है, जिस सर्कुलर पाथ में है उसकी एनर्जी भी फिक्स होनी चाहिए। इसका मतलब उसमें एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं, एनर्जी एमिशन नहीं होना चाहिए, रेडिएशन ऑफ एनर्जी उसमें नहीं होना चाहिए। उस ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट बनी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट बनी होनी चाहिए। क्लियर हुई। दूसरी बात क्या हुई कि इस बात को समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, समझ में आया, नोट हो गया आप लोगों का, नोट हुई मेरी बात। अब देखिए
उसने कहा भाई देखिए फिक्स्ड एनर्जी भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड एनर्जी भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एनर्जी भी हमारी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फिक्स सर्कुलर पाथ है उसकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, ऑर्बिटल, अब इसका नाम आ गया सेल, सेल्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, सेल्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। जैसा ऐसा सेल जिसकी फिक्स्ड एनर्जी होगी उसे हम लोग उसने नाम दिया, ऐसे सेल जिसकी एनर्जी फिक्स, स्टेशनरी सेल कहा, क्या कहा, स्टेशनरी सेल कहा, क्या नाम दिया उसको, स्टेशनरी सेल। क्या कहा बेटा, एक वर्ड उसने जोड़ दिया, क्या कहा, स्टेशनरी सेल का, सेल, स्टेशनरी सेल या स्टेशनरी एनर्जी लेवल, क्या कहा है, स्टेशनरी सेल कहा या क्या कहा, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। इसे क्या कहा, स्टेशनरी सेल कहा या स्टेशनरी एनर्जी लेवल कहा। तो आप कह सकते हो सेंटेंस में फिर करेक्शन क्या हो गया। अब देखिए रदरफोर्ड के मॉडल को छोड़ो, बोर्स मॉडल के हिसाब कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। कवर हो गया। अब हम स्टेटमेंट क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक क्या पाया जाएगा, क्या क्या स्टेशनरी सेल में पाया जाता है, सेल में नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, स्टेशनरी सेल में। एक स्टेशनरी वर्ड को ध्यान रखेंगे, इसमें स्टेशनरी वर्ड एडिशनल जोड़ देंगे। क्यों, इस बात को हमने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर आपकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर काट रहा, इसकी एनर्जी फिक्स नहीं हुई तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है यहां पे मूवमेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, सर्किल करते 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 आकर के न्यूक्लियस में नहीं गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। अगर उसकी एनर्जी जो होगी, इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जिसमें पाया जा रहा होगा वो सेल एनर्जी को एमिएट नहीं कर रहे होंगे, उसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होगा। मतलब क्या होगा कि एनर्जी जो होती है, इसका मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर, फिर उसने कहा जो न्यूक्लियस होता है उसको चारों ओर एक फिक्स एनर्जी सेल्स होती हैं, स्टेशनरी सेल्स होती हैं, जिनको ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। क्या रखा गया, एनर्जी के क्या हुआ, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में उनको रखा गया। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर। जैसे हमने इसकी एनर्जी E1 कही, इसकी एनर्जी क्या कही, E2 कही, इसकी एनर्जी E3 कही, इसकी एनर्जी E4 कही, तो क्या होगा, E1 लेस देन E2 लेस देन E3 लेस देन E4। मतलब कितने भी जो फिक्स एनर्जी हुई उनको क्या किया गया, उनको क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। जैसे सपोज करो कि हमने अपनी क्लास में एक सीट लगा दी और सीट लगाने के बाद हर रो पे हमने क्या किया, बच्चे की परसेंटेज फिक्स कर दी। हमने कहा यहां पहली रो में 60% वाला, दूसरी रो में 80% वाला बच्चा, तीसरी रो में 90% वाला, अगली रो में 95% वाला बच्चा बैठेगा। बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, बच्चा अंदर आया तो क्या उसको बताना पड़ेगा कि तुम किस रो में बैठो, क्या आप मुझे बताओ, क्या उस बच्चे को यह बताना पड़ेगा कि तुम किस रो में जाके बैठो, क्योंकि नहीं सर, उसको ये बताना नहीं पड़ेगा कि हम किस रो में जाकर के बैठे। वो देखेगा भाई मेरी 80% नंबर है तो हम वो 80% वाली रो पे जाकर के बैठ जाएगा, 60% होंगे वो 60% वाली रो पे बैठ जाएगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप पहले सेल के मेंबर हैं, दूसरे सेल के मेंबर हैं, तीसरे सेल के मेंबर्स हैं कि चौथे सेल के मेंबर्स हैं। दैट्स क्लियर और नॉट क्लियर। तो अगली बात समझ में आई कि उसने क्या कहा कि जो हमारी क्या बात की कि हमारी स्टेशनरी सेल्स होती हैं, मतलब जो सेल्स हैविंग फिक्स्ड एनर्जीज, जो एनर्जी क्या होती है, सेल्स की एनर्जी वेरिएट नहीं करती है, सेल की एनर्जी फिक्स होती है। और इसी वजह से उसने एक वर्ड सेल के आगे जोड़ दिया और वो वर्ड था स्टेशनरी वर्ड।
तो तभी कहा कि हमारा स्टेशनरी सेल्स होती हैं, सेल्स नहीं होती हैं, कैसी सेल होती हैं, स्टेशनरी सेल्स होती हैं, या स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेशनरी। तो कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर ढेर सारी स्टेशनरी सेल्स होते हैं जिनको एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अगला पोस्टुलेट, ठीक, नोट कर लो। हो गया, ठीक है। अब देखिए बात को, अगला पॉइंट, स्वाभाविक है कि आपको फिजिक्स मालूम है। फिजिक्स में मालूम है कि कोई भी पार्टिकल को अगर अपने सर्कुलर पाथ में अगर वो मेंटेन रखना है तो उसको रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। और सेंटीपिटल फोर्स किसी भी माध्यम से मिल सकता है। माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम किसी पिंड को डोरी में बांध के अगर घुमाते हैं तो उसका वो सर्कुलर पाथ के लिए जो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइडर होता है वो टेंशन हो जाता है। यहां पे हमको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइडर क्या होगा? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। सभी बच्चों को मालूम है कि सर क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। या हम कहते हैं, दो बातें कह सकते हैं कि या सेंटीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। राइट और रॉन्ग? क्या कहा कि अगर हम लोग एक जनरल एक कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे प्लस जेडी चार्ज होगा। हमको पर्टिकुलर एटम तो मालूम नहीं कि कौन सा एटम है, तो हमने कहा जेड एटॉमिक नंबर जस्टिफाई कर देगा। आपको मालूम है न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम लोग आगे बढ़े, ये इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में क्या लग रहा होगा? आप कहेंगे सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। अगर सपोज करो कि ये अगर इसको अपोजिट डायरेक्शंस में अगर स्टेबल नहीं किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन खिंचता हुआ क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस में आकर के स्ट्राइक कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि हम लोग दूसरी तरफ से इसको, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म से। हम कहते हैं कि एक इमेजिनरी फोर्स लगता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो इसको काउंटर बैलेंस कर देता है। क्या कर देता है? उसको क्या करता है? काउंटर बैलेंस कर देता है, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। कोई भी पार्टिकल्स को अगर सर्कुलर पाथ में मेंटेन रहना है तो उसको, उसके फोर्स को काउंटर बैलेंस करने वाला कोई ना कोई फोर्स चाहिए। उसको काउंटर बैलेंस करने वाला फोर्स जो होता है वो हमारे लिए क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। स्वाभाविक है। अब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे कि कोई कम कोई ज्यादा होगा? अगर अंदर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो अंदर टकरा जाएगा, बाहर वाला जोर ज्यादा होगा तो वो ऑर्बिट छोड़ करके ही पलायन कर जाएगा या भाग जाएगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है कि इसको इस सर्कुलर पाथ में अगर मेंटेन रहना है तो निश्चित रूप से दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अगला इसका पोस्टुलेट। तो फाइनली अगर हम लोग देखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कूलॉम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन आर, अगर इस रेडियस को हमने आर कहा है तो। ये ध्यान रखिए। अब देखिए यहां से गलती होने के बहुत चांस होते हैं। देखो अगर हम देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की यहां बात करते हैं, जैसे जनरली हम लोग को फॉर्मूला ज्यादातर याद हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर हम लोगों को दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक रहता है ना? ये बहुत चीजों को समझिएगा। के
यहाँ पे एक चार्ज जो है जेड ई है, दूसरा चार्ज क्या है ई है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फाइनली कैसे थे के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स क्लियर। अब इस के पे ध्यान रखिएगा, के की वैल्यू 1 होती है इन सीजीएस। सीजीएस यूनिट में के का मान कितना होता है इन सीजीएस यूनिट, और के की वैल्यू होती है 1 पाई अपॉन 4 पाई अपसाइलेंट नॉट, या 9 इंटू 10⁹ होती है किसमें इन एमकेएस यूनिट। ध्यान रखिएगा। हमारे पास क्या होती है जो मेजरमेंट यूनिट होती है, तभी हम लोग क्या कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह तुम्हें फॉर्मूला इसमें कहीं लिखा मिलेगा, क्या क्या लिखा मिलेगा, हम लोग सीजीएस यूनिट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फार्मूला हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखा मिलता। तो हम बच्चे के दिमाग में आता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गायब कहाँ हो गया। तो अगर आपने ये फार्मूला यूज किया है तो इसका मतलब आपको चार्ज की यूनिट क्या लेनी पड़ेगी, कूलाम नहीं ईएसयू लेनी पड़ेगी, सीजीएस यूनिट लेनी पड़ेगी। डिस्टेंस किसमें लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, ना कि मीटर में। अगर आपने इस फॉर्मूले का यूज किया तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर चीज को हमको क्या लेना है, वी कैन टेक ऑल दीज आर इन द सीजीएस यूनिट, सभी को हमको सीजीएस यूनिट में लेना। क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग क्या होता है, क्योंकि हमको ज़्यादा फेमस फार्मूला जो, क्योंकि केमिस्ट्री में जो मेजरमेंट है बहुत माइन्यूट स्मॉल साइजेस है ना। एमकेएस को भाई हमारा जो न्यूक्लियस होगा किलो 2 किलो 5 किलो का थोड़ी ना होगा, इतना होगा क्या भाई। न्यूक्लियस किलो 2 किलो 5 किलो का तो होगा नहीं, और उसके जो है सेल्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी मीटर 2 मीटर तो होगी नहीं। तो इट कैन बी यूज द सीजीएस यूनिट आर देयर। क्लियर हुआ ना मेरी बात। तो इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या हुआ कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, नेक्स्ट पोस्टुलेट इसका होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या होगा, काउंटर बैलेंस करता है। इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट्स। दैट्स क्लियर, नोट करें फिर आगे बढ़े हम। अगली बार अब मुझे बताइए सिंपल बात, ये हमारे लिए क्या कहेगा, लोअर ये हमारा क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। ये क्या है, हायर एनर्जी लेवल। अंदर है तो इसलिए हमने क्या कहा, लोअर एनर्जी लेवल, और ये क्या कहा, बाहर है तो इसलिए हमने क्या कहा, हायर एनर्जी लेवल। दैट्स क्लियर। कोई दिक्कत बेटा, एनर्जी लेवल कोई दिक्कत बोलो। अब मुझे बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन, हमने कहा कि आपके पास लोअर एनर्जी लेवल में है, इलेक्ट्रॉन क्या है, लोअर एनर्जी लेवल में है। अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से अगर हायर एनर्जी लेवल में अगर पहुंचाना है तो क्या वो इजीली चला जाएगा कि उसके लिए कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी कि लेनी पड़ेगी? क्यों देनी पड़ेगी सोचो। अगर हमने कहा कि इसको हम पहला लोअर एनर्जी लेवल को फर्स्ट कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं, कोई दिक्कत? बोर्स ने ये कह दिया था कि जो क्या होता है, जो न्यूक्लियस के पास होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, इसी वजह से उसने लोअर एनर्जी कहा, लेवल कहा, और जो उससे दूर थे उसको हायर एनर्जी लेवल कहा। क्योंकि वही कहा ना कि हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल्स होते हैं वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पे होते हैं, इसी वजह से जो पास है उसको हम लोअर एनर्जी लेवल कह रहे हैं और जो दूर है उसको हायर एनर्जी लेवल कह रहे हैं।
इसका मतलब इस अगर हम यहां बात करें कि E1 लेस देन E2 है, ठीक, E1 लेस देन E2 है, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब अगर ये, इसका मतलब यहां पे ये जो बच्चा बैठा है उसके कितने परसेंट अंक हैं? 60% अंक है। ये जो टेबल डली हुई है गोल वाली, वो 60% बच्चों वाली टेबल है, और ये टेबल है क्या है? 80% बच्चों वाली टेबल है। तो अगर 60% वाला बच्चा 80% वाले बच्चों के पास बैठना चाहेगा तो क्या करेगा? 20% उसको और चाहिए ना, तभी तो वो बैठ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको इस इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां मूवमेंट अगर करना है, अगर यहां से यहां तक मूवमेंट करना है, तो इसको अपने 20% नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, अर्थात इसमें एनर्जी अलग से देनी पड़ेगी, ठीक, ओके। हमारे पास वीटो पावर थी 20 नंबर देने की, 20% बढ़ाने की हमारे पास वीटो पावर थी, तो हमने अपनी वीटो पावर यूज कर दी, अर्थात उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दी। इसको क्या कर दिया? एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। तो इसका मतलब एक कंक्लूजन निकला कि अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की प्रोसेस होगी। एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी। यही बात कहीं सर इसकी उल्टी बात, अगर इसको यहां से यहां तक जाना होता तो इसका मतलब इसको अपनी परसेंटेज कम करनी है, एसआर क्या होगा? एमिशन की प्रोसेस होगी। क्या होगी बेटा? यहां पे ऊपर प्रोसेस क्या होगी? एब्जॉर्प्शन की, यहां एमिशन की। इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम लाइन कहते हैं ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मिलता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी निकालता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम लाइन कुछ और नहीं है, वो एनर्जी लाइंस होती हैं। यही तो कहते हैं हम लोग कि ये स्पेक्ट्रम लाइन कोई अलग चीज नहीं होती है, ये हमारे लिए क्या होती हैं? एनर्जी लाइंस होती हैं, जो हमको दिखाई दे रही होती हैं, जो विजिबिलिटी होती हैं, डिफरेंट एनर्जी लाइट होती हैं, पूरा हम लोग स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। लेकिन फाइनली आपको खुद देखते हो कि जब भी हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से हम लोअर एनर्जी लेवल में भेजते हैं, तभी हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। कभी हम इस चीज की बात नहीं करते हैं, लोअर से हायर में भेज के थोड़ी ना बात करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते ना, ठीक है ना। अब मुझे बात करो कि अगर कहीं पता करना है तुम्हें कि यहां पे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है कि एमिशन की प्रोसेस हो रही है, क्या हो रही है? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है कि एमिशन की प्रोसेस हो रही है, ये चीज हमको देखनी पड़ेगी। आई एम राइट और रॉन्ग? बोलो भाई। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है कि एमिशन की प्रोसेस हो रही है, हमको देखनी पड़ेगी नहीं? तो आपने कहा कहीं भी हम चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फाइनल माइनस फाइनल एनर्जी में इनिशियल एनर्जी घटा दीजिए। अब देखो खुद ही समझ में आ रहा होगा, अगर यहां से यहां तक जाएगी तो वैल्यू, ये दो वैल्यू जो आएगी, ये दोनों वैल्यू दो तरह से आ सकती हैं। ये दोनों वैल्यू क्या आ सकती है? ये वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है और ये वैल्यू क्या आ सकती है? नेगेटिव आ सकती है। ये वैल्यू क्या आ सकती है? पॉजिटिव आ सकती है और ये वैल्यू क्या आ सकती है? नेगेटिव आ सकती है। ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी बताओ बेटा? जब कहोगे सर जो फाइनल स्टेट की एनर्जी इनिशियल स्टेट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मैथ है। हमने कहा बेटा निगेटिव कब आएगी? क्या क्या होगी? जब फाइनल की एनर्जी इनिशियल से क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बाद में फाइनली वो क्या हो रहा? हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा। अगर हायर एनर्जी लेवल पे जा रही तो क्या प्रोसेस हो रही है? एनर्जी देनी पड़ रही ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये वैल्यू, अगर डेल्टा एफ ई निकाला और ये पॉजिटिव आया तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। अगर ये निगेटिव आ गया तो क्या हो गया? एमिशन। दैट्स क्लियर? तो इसका मतलब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि देखो कभी कभी क्या होता है, बच्चा E1 माइनस E2 करता है, कभी E2 माइनस E1 करता है, वो E1 E2 E2 E1 में वो कंफ्यूज खुद ही हो जाता है और उसको एमिशन को ऑब्जर्वेशन को एमिशन कर करके वो गड़बड़ कर देता है। मैंने ये जनरली देखा। तो इसलिए सीधा तरीका है कि आप हमेशा क्या, जब भी चेंज निकालते, फिजिक्स में भी सब लोग बताते हैं चेंज का मतलब फाइनल से इनिशियल घटाना, तो हमने कोई नया करेक्शन नहीं किया। कभी भी चेंज की बात होगी तो फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट माइनस की जाएगी। अगर फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट माइनस करने पे अगर वैल्यू आपकी क्या जा रही है?
पॉजिटिव आ रही है तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस अकर हो रही है, अगर निगेटिव आ रही है तो एमिशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो एमिशन की प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब स्पेक्ट्रम की प्रोसेस हो रही है। स्पेक्ट्रम लाइनें हमको एनर्जी रिलीज होती हुई नजर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अब इसी हिसाब से जो है हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आपसे पूछ लेता है भाई देखिए एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक रेडिएशन है, रेडिएशन की वेवलेंथ होती है। जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं स्पीड ऑफ लाइट से मूवमेंट करती हैं, तो हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं कि डेल्टा ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे आपसे क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा जो मूवमेंट किया हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में पहुंचाने के लिए, कि पहुंचने पे या पहुंचाने के लिए वेव लेंथ से उसने कनेक्टिविटी की, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? भाई उसने क्या हो गया, मतलब चेंज इन एनर्जी को हमने कोरिलेट कर दिया वेवलेंथ से, तो वेवलेंथ से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? आप कहोगे बिल्कुल सर कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी से कोरिलेट करें तो भी कह कर लेंगे सर, डेल्टा इक्वल टू एच न्यू। तो फ्रीक्वेंसी से भी हम सर कोरिलेट कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? बताओ। टाइम हो गया क्या?